नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक आप हमसे कमोडिटी मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जान सकते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के बेहतरीन मौके कहां पर बन रहे हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545, माफ कीजिएगा 022-2300-1634 और 022-2300-1635। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज गोल्ड की, क्योंकि गोल्ड की कीमतों में तेजी बढ़ गई है और MCX पर सोने का भाव 32,000 रुपए के पार गया है। तो क्या ये तेजी अभी टिकाऊ है, ये तेजी और बढ़ सकती है या फिर एक बार मार्केट फिर से करेक्शन की गिरफ्त में आएगा, ये पहले जान लेते हैं। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के MD, और साथ ही हमारे साथ आस्था जैन हैं, हेम सिक्योरिटीज़ की। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आस्था जी, आपका विशेष तौर पर आज महिला दिवस है और महिला दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लगातार सुबह से मैंने आपको देखा है कि आप काफ़ी एक्टिव हैं आज के दिन। तो पहला सवाल आपसे ही, क्या करें गोल्ड में अब? बेसिकली गोल्ड की बात करें तो बहुत आज एक बाउंस बैक जो हमें देखने को मिला है, ऐसा लगता है कि थोड़ा सा आज ये मैच्योर हो सकता है। इसके लिए आज की ट्रेड के लिए तो मैं बाइंग पे साइड पे गोल्ड में रहना प्रेफर करूंगी और बेसिकली 32,400 तक के टारगेट के लिए मैं गोल्ड में बाइंग की सलाह देना चाहूंगी। करंट लेवल पे भी चाहे तो बाइंग किया जा सकता है। अच्छा, 31,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने की संभावना कम लग रही है। गोल्ड में बाइंग का कॉल रहेगा, 32,400 का टारगेट रहेगा। तो आप कह रही हैं 32,400 के टारगेट के लिए आप गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। अजय जी, आपका व्यू क्या है? आपको भी लगता है कि मार्केट चूंकि 32,000 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है, तो अभी 200-300 रुपए की तेजी और दिख जाएगी? गुड इवनिंग मित्र। डेफिनेटली पिछले हफ्ते में हमने काफ़ी अच्छी एक सेल ऑफ देखा हमने गोल्ड के प्राइजेस में। करीबन 1340 से हमने ऑलमोस्ट 1285 तक का भी लेवल देखा है। बट मुझे लगता है पिछले 2 सेशन से इंटरनेशनल में मार्केट काफ़ी संभल गया। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में जो मजबूती आई हुई है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव दिखा रहा है। बट ओवरऑल मेरे को लगता है OECD के अपडेट के बाद और साथ में ECB का जो कंसर्न्स वापस हुआ है वो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक कंसर्न पैदा करेगा जो गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो आई थिंक आज के लिए मुझे लगता है कि गोल्ड में बाइंग साइड रहना चाहिए, क्योंकि जो टेंशन इंटरनेशनल में बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा। बट अपसाइड मुझे लगता है काफ़ी लिमिटेड है एज ऑफ नाउ। जब तक $1,302 के ऊपर इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में 32,400 के ऊपर नहीं निकलता है, मार्केट एक दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये राय आपके लिए गोल्ड पर है कि आपको गोल्ड में अभी करना क्या है। तो तेज़ी की बात तो की जा रही है और 32,200 का टारगेट अजय केडिया जी का भी आज के लिए गोल्ड में है, ठीक है। चांदी के ऊपर आस्था जी क्या व्यू है आपका? चांदी में क्या करें? जिस तरह से गोल्ड में हमें यहाँ तेजी देखने को मिली है, डेफिनेटली चांदी में भी उसी तरह से एक मजबूती यहाँ पे बनी हुई है। बाइंग का कॉल चांदी में भी रहेगा और चांदी में टारगेट्स रहेंगे 38,700 के। करंट लेवल पे भी तो बाइंग किया जा सकता है। थोड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस मेरी तरफ से बड़ा रहेगा, लेकिन 37,800 का अगर स्टॉप लॉस रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जाने की फिर से संभावना कम है, इसके लिए वहां का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए टारगेट यहाँ पे 38,700 का रह सकता है। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए चांदी पर 38,700 का टारगेट। 37,800 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। 38,221 का करंट मार्केट प्राइस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में हालांकि आज सुबह ही हमारे जानकारों ने आपको बताया था कि कच्चे तेल में गिरावट बढ़ेगी, गिरावट बढ़ भी गई है। 3900 का आपको टारगेट दिया गया था, देखिए उसके बेहद करीब मार्केट पहुंच चुका है। तो अजय जी, अब यहाँ से मार्केट की चाल आप क्या देख रहे हैं? बिल्कुल मित्र जी, अगर हम देखें तो फंडामेंटल में कोई मेजर चेंजेस नहीं था, बट अब धीरे धीरे चेंजेस दिखाई देने लग गया। OECD के अपडेट के बाद साथ में चाइना से भी जो एक्सपोर्ट के आंकड़े आए वो काफ़ी ख़राब है। यूरोप से भी हमें लगता है कि वापस स्लो डाउन में यूरोप जा रहा है। तो यूरोप, चाइना, ये काफ़ी बड़े कंज्यूमर होते हैं क्रूड के। यहाँ पे अगर स्लो डाउन होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एक क्रूड ऑयल में दिखाई दे रहा है। साथ में हमने देखा US में जो स्टॉक है वो कंटिन्यू बढ़ते जा रहा है। तो ये भी सभी फैक्टर मुझे लगता है कि एक नेगेटिव की तरफ दिखा रहे हैं। जब इंपॉर्टेंट जो है वो है WTI क्रूड ऑयल। अभी भी हमने देखा कि $55 के नीचे नहीं जा पा रहा है। एक बार 55 का लेवल अगर तोड़ता है तो आई थिंक 51 से $52 का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में आज भी हमने 2% की जो गिरावट देखी, इसके पीछे रुपए की भी मजबूती दिखाई दे रही है। तो आई थिंक ओवरऑल तो डाउन साइड है। जो नीचे में मुझे लगता है 3850 का इनिशियल टारगेट, बट ओवरऑल 3600-3650 तक का भी लेवल जल्द देखने में मिल सकता है क्रूड ऑयल में। ओके, ठीक है। तो गिरावट बढ़ सकती है और इमीडिएट टारगेट है 3850 का, यानी यहाँ से करीब करीब 60 रुपए की नरमी आपको कच्चे तेल में
शाम के कारोबार में और दिख सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है चंदू भाई का, पूछिए चंदू जी। हेलो जी पूछें। मैं मस्टर्ड और चना के बारे में बात करना चाहता हूँ। मस्टर्ड और चने के बारे में? हाँ, उसकी चना का एमएसपी है 4650 रुपया। 4620? 4650। और जो मस्टर्ड है उसका 4200 रुपया है। हाँ। 4200। हाँ। तो फिर ये एनसीडीएक्स को सजेस्ट करना चाहिए हाँ। कि ये एमएसपी से नीचे सौदा नहीं पड़ना चाहिए, एमएसपी के नीचे। ये तो क्या लंबा डिबेट है, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। जो किसानों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट अभी एमएसपी से भाव से खरीदती नहीं है। हाँ। तो गवर्नमेंट को सजेस्ट करना चाहिए, एनसीडीएक्स को सजेस्ट करना चाहिए कि इससे नीचे बिल्कुल आपकी बात सही प्लेटफॉर्म पर आ गई है। ये बात पहले भी कई बार उठाई गई है कि क्या ऐसा हो सकता है, इसको लेकर अभी भी कुछ चर्चा होनी बाकी है। लेकिन एक पक्ष तो है, ये आप जो कह रहे हैं एक पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अगर मार्केट एमएसपी को फॉलो करेगा तो फिर उसके नीचे भाव आएगा ही नहीं। तो फिर जो एक प्राइस डिस्कवरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, तेजी मंदी वाला, वो भी नहीं हो पाएगा। हालांकि ये एक डिबेट है कि क्यों नहीं भाव एमएसपी के ऊपर होना चाहिए, एक्सचेंज के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आस्था जी, ग्वार में जो आपकी एक पसंदीदा कमोडिटी है, आज बहुत बड़ी तेजी हमने ग्वार में लंबे समय के बाद देखी है, इसकी कुछ खास वजह? बेसिकली ग्वार की बात करें तो जिस तरह से यहाँ काफी ट्रेडिंग सेशन से एक काफी अच्छी खासी हमने गिरावट देखी थी, तो उसकी वजह से एक बाउंस बैक यहाँ पे आया है। बेसिकली मैं टेक्निकल चार्ट्स को जो यहाँ स्टडी करती हूँ उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है थोड़ा ये जो बाउंस बैक आया है ये आगे मैच्योर हो सकता है। ग्वार गम की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे जो मैं टारगेट सजेस्ट करना चाहूंगी वो 8700 का करना चाहूंगी। और ग्वार सीट की बात करें तो यहाँ पे भी तेजी रह सकती है। 4300 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए दोनों काउंटर्स में मेरी तरफ से बाइंग की सलाह रहेगी। ओके, चलिए अब अगला सवाल है दीप्ति रंजन का, पूछिए। हेलो सर जी। मेरा क्रूड ऑयल 3956 पे खरीदा है 4 लॉट। बाई किया आपने? हाँ बाई किया। ओहो, तो बड़ा मुश्किल है अजय जी, अब क्या उपाय? बिल्कुल, मुझे जिस ढंग से फंडामेंटल देखे, और नो डाउट हमने पिछले कुछ दिनों में हमने एक सीमित दायरा भी देखा है कि नीचे में 3850 के नीचे जा नहीं पा रहा, तो काफ़ी जनों का सिचुएशन है कि मार्केट ये एक ही दायरे में ट्रेड कर रहा है। बट मुझे लगता है कि धीरे धीरे ओपन अप हो रहा है मार्केट डाउन साइड के लिए, तो बेटर है इनको नीचे में 3890 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। अगर ये लेवल ब्रिज करता है तो एक बार लॉन्ग से तो एटलीस्ट एग्जिट कर जाइए। मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रिज करता है 3850 का लेवल इमीडिएट में, और उसके नीचे भी प्राइजेस जा सकता है, तो बेटर है लॉन्ग के लिए एक स्टॉप लॉस बिल्कुल 90 का मेंटेन करके चलिए। ओके, आप लॉन्ग करने की राय यहाँ पर दे रहे हैं? लॉन्ग मतलब वेट करना है, लॉन्ग नहीं रखना है, स्टॉप लॉस रखिए। इनकी जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें 3890 का स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। आउटलुक वीक है। ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है अमनुल्लाह का, पूछिए। जिंक और एल्युमिनियम के बारे में क्या है आज के लिए? जिंक और एल्युमिनियम, जिंक का भाव अभी 190 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या व्यू है आपका आस्था जी जिंक और एल्युमिनियम के ऊपर? जिंक में देखा जाए तो थोड़ा यहाँ पे जो मुनाफा वसूली आई है उसके चलते थोड़े से भाव यहाँ से फर्दर डाउनसाइड दिखा सकते हैं। 188 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं डाउनसाइड में। तो आज के लिए आउटलुक जिंक का यहाँ पे नेगेटिव है, किसी को शॉर्ट करना है तो कर सकते हैं। 190.50 के लेवल के आसपास 192 के स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट 188 का रहेगा। ठीक है, ओके। अब चूंकि मेटल की बात हो रही है तो स्टील को लेकर के अजय जी आपका क्या ताज़ा आउटलुक है? क्या यहाँ पर कुछ अभी डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, कुछ दाम बढ़ने के आसार हैं? बिल्कुल, मैं अगर स्टील की बात करें तो हमने काफ़ी अच्छी एक रैली आते हुए देखी, जिस ढंग से हमने करीबन अभी भी देखा जाए तो 34,450 के आसपास का भाव चल रहा है। हमने देखा था ब्राज़ील में जो डैम बस्ट हुआ था जनवरी में, उसके बाद शॉर्टेजेस रिपोर्ट हुए थे और आयरन ओर के प्राइजेस ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। बट मुझे लगता है अब मार्केट थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन होना चालू हो गया है और सप्लाई भी थोड़ा सा एडुकेट आना चालू हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ बाकी बेस मेटल में जो जिस ढंग से चाइना से एक्सपोर्ट के नंबर्स काफ़ी ख़राब आए हैं, तो थोड़ा प्रेशर मुझे लगता है स्टील में भी देखने मिल सकता है, जो नीचे में 34,200 तक का लेवल दिखा सकता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है स्टील के प्राइजेस एज़ कम्पेयर टू नॉन फेरस के हिसाब से थोड़ा सा सपोर्टेड है, बट 34,200 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, और डायमंड को लेकर के क्या व्यू है आपका? क्या डायमंड में कुछ नई डिमांड या फिर कुछ ऐसे फंडामेंटल जो आपको लग रहे हों कि अभी ठीक ठाक फंडामेंटल?
देखिए, अगर डायमंड के फंडामेंटल की बात करें तो जिस ढंग से हांगकांग में जो एक शो हुआ था उसमें मिक्स रिएक्शन था। नो डाउट हमने स्लो डाउन का भी असर वहाँ पे ऑर्डर बुक्स पे आते हुए देखा। साथ में यूएस से जो होलसेल इन्वेंट्री के डाटा और रिटेल सेल्स के डाटा है वो काफ़ी ख़राब आए। साथ में एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर सिचुएशन था इसकी वजह से भी हांगकांग शो में थोड़ा सा एक गुदगुदाहट वीकनेस की थी। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में भी जो मजबूती आई उसकी वजह से भी हमने देखा है कि मार्केट में प्राइजेस में थोड़ा फॉल कंटिन्यू रहा है। तो इन ऑल मुझे लगता है कि प्राइजेस एक साइडवे टू नेगेटिव पे ट्रेड कर रहा है, जो नीचे में वापस 3480 तक का लेवल दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। ठीक है, अगला सवाल है अलीम का शिकारपुर से। पूछिए अलीम। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मेरा सिल्वर 38,400 पर बाई है, तो मुझे अभी वेट करना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से? 38,400 पर आपने सिल्वर बाई किया है, ठीक है। अभी मार्केट है 38,221 के स्तर पर। तो बताइए आस्था जी क्या करें? जी बिल्कुल, वेट करने की सलाह रहेगी। जैसा हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया है, तेजी देखने को मिल सकती है। 38,700 तक का मैं यहाँ पे एक टारगेट सजेस्ट कर रही हूँ, तो वेट करें, लेकिन एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो क्योंकि 38,200 की इनकी बाइंग है तो 37,800 का एक स्टॉप लॉस लगा के ये अपनी पोजीशन को होल्ड करें। ठीक है, अगला सवाल है तरुण का ओडिशा से। पूछिए तरुण। केडिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सिल्वर पे, सॉरी लेड पे और जिंक पे, दोनों पे करंट पे मैंने शॉर्ट कर रखे हैं 2 लॉट्स। आपके बारे में आप मुझे एक कंफर्म बताइए कि स्टॉप लॉस में कितना मेंटेन करूँ इसके अंदर। लेड में और जिंक में 2 लॉट शॉर्ट हैं करंट पे। करंट रेट पे, करंट रेट पे है, मुझे लगता है होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ हमने इन्वेंट्री संगाई पे भी ड्रॉप होते हुए देखी, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को पिछले हफ्ते तक तेजी दी थी, जबकि इंपॉर्टेंट है डिमांड। जिस ढंग से OECD के अपडेट और चाइना से जो डेटा है वो काफ़ी ख़राब है। तो आई थिंक ये हफ्ते में जो करेक्शन का मोड लिया है बेस मेटल ने, ये कंटिन्यू रहेगा। जिंक के अंदर आप 194 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन रखिए। मुझे लगता है जिस वॉल्यूम के साथ आज 190 का लेवल ब्रेक किया है, ओवरऑल मुझे लगता है 184 से 185 का लेवल अगले 1 वीक में देखने मिल जाएगा। वहीं अगर लेड की बात करें तो लेड में भी हमें लगता है कि करेक्शन मोड कंटिन्यू, क्योंकि 150 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंट बैरियर था वो तोड़ नहीं पाया है। मुझे लगता है डाउन साइड में ये आपको 142 से 143 तक का लेवल दिखा देगा। स्टॉप लॉस इसमें 149 का मेंटेन करके चलिए आप। ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी है और अगला सवाल है राहुल का नागौर से, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए राहुल। सर ये कॉटन सीड केक और कॉटन में पूछना था हमारे को। कॉटन सीड केक और कॉटन, आस्था जी बताइए क्या आउटलुक है आपका कॉटन केक और कॉटन के ऊपर? बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे कॉटन केक की यहाँ पे बात करें तो आउटलुक पॉजिटिव ही है। 1961 के आसपास आज इसने क्लोज दिया है, मेरे हिसाब से बाइंग करना चाहिए और अभी भी चाहे तो बाइंग कर सकते हैं 1950 के आसपास। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट लगाएं 1900 का। गोइंग फॉरवर्ड इसमें टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो 2010 से लेके 2020 तक का देखने को मिल सकता है। ओके, ये रहा आपके लिए कॉटन केक पर और कॉटन के ऊपर। अगला सवाल है जीता राम का। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर जी गुआर सीट पे सवाल है, ये 5,000 तक जाएगा और आज इतनी तेजी कैसे आई सर में? इसमें कोई डिमांड बढ़ी है ऐसी है? यही तो सवाल है, क्यों तेजी आई है? जी बताइए। देखिए मैं तो समझता हूँ कोई बड़ी तेजी नहीं है, नो डाउट आज का फिगर काफी बड़ा है, बट ओवरऑल तो बड़ी है ना। बाकी ओवरऑल दिसंबर से देखे तो मार्केट जैसे मैंने पहले भी कहा, ठीक है, लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि यू टर्न मार्केट पूरा? देखिए मेरे हिसाब से तो मानसून एक फैक्टर रहेगा, क्योंकि कुछ रिपोर्ट इंटरनेशनल में है कि इस बार एल नीनो साउथ ईस्ट एशिया में खास करके इंडिया में इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ये है कि जिसका इम्पैक्ट इतना अचानक से नहीं आएगा। अचानक ऐसा तो नहीं कि अंदर खाने कुछ हुआ है। एज ऑफ नाउ तो मंडी में जिस ढंग से बात हुई कोई ऐसा खास नहीं, क्योंकि आप देखें सभी एग्री में आज ना कोई भी ऐसी एग्री नहीं छुटी है जिसमें गिरावट करोगे, सभी एग्री में अच्छा खासा तेजी आई है। बट इन ऑल मुझे लगता है जब तक 4450 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, काफ़ी अर्ली रहेगा बोलना। बट मुझे लगता है ओवरऑल ये साल मार्केट अच्छा रहना चाहिए, जो 4850 से 5000 का लेवल दिखा सकता है। कब तक? अप्रैल ऑनवर्ड्स मुझे लगता है कि तेजी अच्छी रहेगी। बट इंपॉर्टेंट है जो कमजोर हाथ है वो 4800 पे निकल जाते हैं, क्योंकि कैश क्रंचेस काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। तो जैसे ही भाव में तेजी आती है इमीडिएटली जिनके पास भी पुराना माल पड़ा है वो निकालने की चेष्टा ज़्यादा करता है। तो पिछली बार भी हमने देखा था 4800 850 तक गया था, वहाँ से हमने लिक्विडेशन काफ़ी फास्ट देखा है, क्योंकि GST या फिर हम लोग डीमोनेटाइजेशन के बाद फार्मर्स के पास जो कैश क्रंचेस है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे भाव बढ़ते हैं वहाँ पे सेलिंग प्रेशर आ जाता है। तो आई थिंक अप्रैल में थोड़ा मानसून का क्लैरिटी आ जाएगा, उसके बाद मार्केट को एक अच्छा आउटब्रेक मिलना चाहिए अपसाइड में, जो 5000 का लेवल अप्रैल के बाद दिखा देगा। अगला सवाल है संदेश का, पूछिए। पिछले साल भी फरवरी मंथ में ही एक एल्यूमिनियम को 130 पे 4 लॉट शॉर्ट किया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक से बढ़ गया था।
अभी इस साल में मैंने 28 फरवरी को 130 पे 2 लॉट शॉर्ट किया हुआ है एल्यूमिनियम। अभी वो डायरेक्टली ऊपर ही ओपन हुआ है। एक्चुअली इसका कंसेप्ट है, ये क्या प्रॉब्लम मतलब एल्यूमिनियम है वो जरा बताइए आस्था जी, क्या ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ? बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं इस सवाल को टेक्निकली यहाँ पे लेना चाहूंगी, और टेक्निकली अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी तेज एक जो आया है बाउंस बैक, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बाउंस बैक आगे भी मैच्योर होगा, लेकिन चार्ट्स में एक गैप बना हुआ है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि डेफिनेटली वापस से एक फॉल आना चाहिए। मैं इन्हें यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, और यहाँ पे हो सकता है कि एक फॉल जो रहेगा वो 142 तक आ जाए, तो पेशेंस रखिए और एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। तो बड़ा स्टॉप लॉस 149 का सजेस्ट करूंगी, उसको लेके अपनी पोजीशन को होल्ड करिए। 142 से 140 के लेवल्स भी हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते। ठीक है, नेक्स्ट अजय है फिरोजाबाद से, पूछिए अजय जी। आप सुन पा रहे हैं? हाँ सुन रहे हैं सर, हम लाइव में। जी पूछिए सवाल पूछिए। सवाल मेरा गोल्ड में है, मेरे 5 लॉट 31,860 में हाँ माइनस है, तो मैं कहाँ का ऐसा लगाऊं ऊपर में? 31,860 अच्छा ट्रेड है अजय जी। बिल्कुल लोअर लेवल पे इन्होंने अच्छे पोजीशंस बनाई है, मुझे लगता है इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 31,940 का। जब तक 31,940 के ऊपर है ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, बट रुपए पे बिल्कुल ध्यान रखिए। नो डाउट रुपए में वैसे भी हमने 70 का लेवल आज छूते हुए देख चुके हैं, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मजबूती रहेगी, बट अप साइड में मुझे लगता है कि 32,200 का इमीडिएट लेवल है, वहाँ पर इनको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, ये आप नज़र रखिए। और गोल्ड में आपने बहुत सही लेवल पर बाई किया है, लोअर लेवल पर, और मार्केट देखिए उस लेवल से इनके लेवल से करीब करीब कितना बढ़ चुका है? 200 रुपये। 200 रुपये हाँ, देखिए 32,076 का इस तरह भी MCX पर गोल्ड में दिख रहा है। कुछ और काउंटर को देखते हैं, लेकिन इस बीच अशोक हमारे साथ जुड़ रहे हैं जोधपुर से। पूछिए अशोक। नमस्ते सर। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा केडिया जी से सवाल है एल्यूमिनियम पर कि जिंक इतना नीचे गया है, एल्यूमिनियम मतलब प्लस में है, तो इसका क्या रीजन है सर? नीचे जाएगा या नहीं जाएगा एल्यूमिनियम का रेट? देखिए दोनों कमोडिटीज़ के फंडामेंटल अलग है। खास करके अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो बीच में हमने देखा था कुछ बॉक्साइट माइंस में कुछ इश्यूज हुए थे, उसके बाद मार्केट में शॉर्टेजेस थे जो प्राइजेस को अपलिफ्ट कर दिए। जबकि जिंक में हमने देखा था इसमें भी LME पे स्टॉक काफ़ी कम थे, बट डिमांड की वजह से काफ़ी अच्छी रैली कर दी। पहले भी हमने देखा टेक्निकली भी 200 के ऊपर नहीं गया था, फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आया। तो टाइमिंग मुझे लगता है एल्यूमिनियम थोड़ा साइडवे रहेगा। पहले भी हमने देखा 130 के नीचे जा नहीं पा रहा था, और अब जब जंग से तेजी भी आई है तो ये ऊपर में 150 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ एल्यूमिनियम में मुझे लगता है बाकी बेस मेटल में जो गिरावट है उसी का असर इसमें भी दिखाई देगा, बट 140 138 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देता। 140 और 138 बिल्कुल के नीचे आपको लगता है कि भाव नहीं जाएगा? नहीं जी। ठीक है। इसके अलावा अजय जी, चने का वायदा आपको यहाँ से अब क्या दिख रहा है? देखिए चने में जिस ढंग से हमने MSP की बात देखी है, उसके बाद मार्केट में स्टेबिलिटी जरूर आई है। ब्लैक क्रॉप साइज काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से प्राइसेस उठ नहीं पा रहे। नेफेड काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब तक हमने देखा था नेफेड में सेलिंग कंटिन्यू थी, बट अगर नया माल अगर आना चालू होता है तो नेफेड को डेफिनेटली उनकी सेलिंग कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सेलिंग नहीं करेंगे तो वापस वो रोटेशनल एक ट्रेड चालू हो जाएगा। तो आई थिंक 4100 का काफ़ी अच्छा बेस बन चुका है, और आगे डिमांड सीजन भी, होली भी नेक्स्ट वीक है और वेडिंग सीजन भी, तो डिमांड यहाँ पे चालू हो जाएगी। तो आई थिंक 4100 के बेस से अगर एक्यूमुलेट करना चालू करे तो अपसाइड में मुझे लगता है 4400 से 4450 तक का लेवल मार्च एंड या अप्रैल मिड तक देखने मिल जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है अमित का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। पूछिए अमित। हेलो जी पूछें सर। ये हेलो जी पूछिए, सुन पा रहा हूँ आप। सर जिंक मिनी में एक अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में ये स्प्रेड है, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम में स्प्रेड है, वो किस कारण से, वो क्या करना चाहिए बताइए क्यों है? देखिए अभी जो नए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन आया है जिसमें डिलीवरी वाला है, तो उसकी वजह से ये फ़र्क है। मिनी में अभी तक चालू नहीं हुआ है, मिनी में जून ऑनवर्ड्स रहेगा, बट काफ़ी जनों ने इसमें पोजीशनिंग की है जिसमें लगा इनको स्प्रेड नहीं है, ये डिलीवरी कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वजह से प्राइस में दोनों में डिफरेंस है, तो स्प्रेड के लिए सजेस्टेड नहीं है इसमें। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। अजय जी आपकी पहली कॉल। मैं तो जिस ढंग से पूरे हफ्ते में हमने गोल्ड को गिरते हुए देखा, आज मुझे लगता है इसमें थोड़ी बहुत बाउंस रहेगी। गोल्ड को करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है, इमीडिएट टारगेट जो रहेगा 32,200 का रहेगा। आपकी कॉल आस्था जी।
क्रूड में सेलिंग की सलाह रहेगी 3820 से 3800 के टारगेट के लिए। आपकी आखिरी कॉल। बेस मेटल में हमने एक करेक्शन का मोड चालू होते हुए देखा है अभी एज ऑफ नाउ। तो कॉपर में मुझे लगता है करंट मार्केट पे या 450 पे बेच के चलिए, इमीडिएट टारगेट 445 का रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी आपका और आस्था जी आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा।